हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ एसएसटी, अर्थात जो हमारा सामाजिक अध्ययन होता है उसका पेडागोजिकल जो सेक्शन होता है हम उसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम 60 में से जो 30 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं उनको 30 आउट ऑफ 30 कैसे नंबर लाएं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिसमें कि वे ऑप्शन नंबर 1 उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, दूसरा उनमें जाति या वर्ग या लिंग या विभेद करें, ऑप्शन नंबर 3 उस वर्णन के बारे में मूल्यांकन या मूल्य परक निर्णय लें, ऑप्शन नंबर 4 उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें क्या कि हम उन बच्चों को इसलिए प्रोत्साहित करेंगे कि वे बालक उस वर्णन के बारे में मूल्य परक निर्णय ले सकें। मूल्य परक अर्थात जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सीटेट एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, हम भी आपके सामने इसकी चर्चा करते हैं। क्या कि भाई पहला है इतिहास, दूसरा है मनोविज्ञान और तीसरा है राजनीति विज्ञान और चौथा है भूगोल। तो जो उच्च प्राथमिक होता है अर्थात 6 to 8 वाली जो क्लासेस होती हैं उनमें मनोविज्ञान का कोई रोल नहीं है। मनोविज्ञान को उनके सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? ठीक है, पहला है आत्मकथाएं, दूसरा समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, आगे है मौखिक इतिहास, आगे है उपन्यास। ठीक है, तो ऐसे जो स्रोत होते हैं ऐसे टॉपिकों पर आधारित उनमें जो सबसे अच्छे होते हैं वो कौन कौन से? जैसे आत्मकथाएं सुनाना, समाचार पत्रों जो पुराने होते हैं उनके बारे में चर्चा करना, उपन्यास पढ़ना। लेकिन ये जो होता है मौखिक इतिहास ये उन पर आधारित नहीं है। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। किस किस में सहायता करता है इतिहास? ऑप्शन नंबर 1 वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, ऑप्शन नंबर 2 हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत का वर्तमान से तुलना करने में, आगे उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? कौन से सही हैं? तो देखिए इतिहास जो होता है वो हमारी सहायता करता है किस किस में? एक वर्तमान का विकास कैसे हुआ है यह समझने में सहायता करता है। ठीक है, दूसरा अतीत का वर्तमान से तुलना करता है, मतलब हम यहाँ तक जो आए हैं वो अतीत के किन किन दृश्यों को देखते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसमें आंसर हुआ क्या? ए वाला आंसर पहला और तीसरा 2 सही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चर्चा में लाते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? आकलन के लिए जो सबसे उपयुक्त होता है वह क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना। वही अंक देकर विद्यार्थी प्रेरित तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, यानी कि विद्यार्थी जो होते हैं वे उस विषय वस्तु को पहले से कितना याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला विद्यार्थियों की तुलना पर उनका रैंक निर्धारित करना। भाई देखिए, दो ऑप्शन तो इसमें वैसे ही हट गए, अंक देना और रैंक देना, ठीक है। अब ये जो प्रोत्साहन और प्रत्यास्मरण है, जबकि हम एसएसटी की बात कर रहे होते हैं तब हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यह दिखाना होता है कि वे अपनी पुरानी बातों को, जो मतलब एसएसटी में उनकी पुरानी जानकारी है, उसको अधिक से अधिक याद कर सकें। तो इस विषय में जो आंसर होगा वो होगा सी, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना। सबसे उचित आंसर यही है। अगला क्वेश्चन है पाठांतों प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है, ठीक है। पहला, परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। दूसरा, अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना। तीसरा, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात एसएसटी हो या मैथ हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, ये सभी विषय एक चीज़ पर बल देते हैं, क्या कि विद्यार्थियों को सक्षम बनाइए। आप उनकी हेल्प करने की जगह उन्हें सक्षम बनाइए, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों 1, 2 और 3 में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। जो सबसे उपयुक्त होते हैं वो 1 और 3 होते हैं, मतलब व्यक्ति अध्ययन और दृश्य सामग्रियाँ, परिभाषाएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक और राजनीतिक होती है उसे पढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाओं से बचना चाहिए, ठीक है। बल्कि उनके स्थान पर वृत्तांतों और केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन का उपयोग करना चाहिए ताकि बालक अवधारणाओं को समझ सकें, ठीक है। दूसरा, दृश्य सामग्रियाँ विषय वस्तु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने में हेल्प करती हैं बच्चों की। जब उन्हें देखने को मिलता है तब विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से जुड़ पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? यह पूर्वाग्रह से मतलब होता है कि हमारे मन में पहले से कोई बात बैठ गई है, हम उसी को मानते हैं। जैसे किसी बच्चे के मन में ये बैठ जाए एक बार के ग्रहों की संख्या कितनी है? 9। अब क्लास में डिस्कशन हो वर्तमान में तो उससे पूछा जाए कि भाई बताइए ग्रह कितने होते हैं, तो बालक तुरंत बोलेगा 9। इसे बोलते हैं पूर्वाग्रह। अब आज की डेट में कितने हैं? 8, ठीक। ऐसे तो जब इस कंडीशन के हम चीज़ों को करते हैं तो उनके पूर्वाग्रहों को हमें दूर करना चाहिए, अर्थात उनमें सुधार करना चाहिए, जिसके लिए हमें सामाजिक यथार्थों के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में जो सबसे अच्छा मेथड होता है वह होता है परिचर्चा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अयंत्र में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब हम अपने यहाँ का चोल वंश पढ़ रहे हैं और बात हो रही है चीन की, तो दो जगह की जब हम चर्चा करते हैं तो ये होता है ऐतिहासिक विकास की तुलना, कि वहाँ पर क्या तुलना हुई और
हमारे यहाँ क्या तुलना हुई। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि चीन में जो तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, पहला, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। दूसरा, मूल्यपरक निर्णय देना। तीसरा, लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। चौथा, प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। देखिए, जब ऐतिहासिक वर्णन होता है तो हम उस ऐतिहासिक वर्णन को क्यों कर रहे हैं ये हमें और हमारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, पहला वाला, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना कि उस चर्चा का कारण क्या है और अंत में क्या उसका निष्कर्ष निकला। ठीक है, चलिए अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। पहला, विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। दूसरा, व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचार पेश करना। अगला, रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना। अगला, एक भूमिका निर्वाह नाटक या नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाएं और उसका अनुभव कर सकें। अब यहाँ पर रंजन ज़रूरी नहीं है उस क्लास में रंजन हो, ठीक है, लेकिन हमें फिर भी ये दिखाना होगा कि भाई रंजन अगर विकलांग बालक है तो हमें क्या करना चाहिए ताकि सभी बालकों की समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। यानी वर्तमान समय में विद्यालय कौन से अधिनियम या प्रावधान का पालन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन है इसके, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम का, विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार का, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच का। तो आजकल के जो विद्यालय आपने देखे हैं इनमें अधिकतर विद्यालय ऐसे होते हैं जिनमें रैंप नहीं होते। रैंप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, तो ये जो ढलान होता है सीढ़ियों के जस्ट बराबर में होता है जिससे कि व्हील चेयर वाले विद्यार्थी उस पर आसानी से चढ़ जाएं और अपनी क्लास तक पहुंच पाएं। ठीक है, ये कानून ये भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान यानी कि रैंप बनाए जाएं जिससे विकलांग व्यक्ति आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के विषय में 2 कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, अब ये दोनों ही वाक्य आपके एकदम सही हैं, दोनों ही विचार जो हैं वो सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। यानी संविधान का जो भाग 3 है वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है जिसमें मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, आगे संविधान का जो भाग 3 है
इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक बात और सीखने वाली है यहाँ पर। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है, जब नहीं, जरूरी नहीं है कि उसे मतलब उच्च न्यायालयों में सताया गया हो या वहाँ के निर्णय से वो सहमत ना हो तभी जाए। वो है डायरेक्ट भी उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पुलिस के संबंध में जो कथन सही होते हैं वो क्या, एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR दाखिल कर सकती है। दूसरा ऑप्शन, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। भाई इकबालिया बयान तो ज़बरदस्ती भी लिया जा सकता है, मारपीट के भी ले सकते हैं, डरा धमका के भी ले सकते हैं, इसलिए इकबालिया बयान को सबूत नहीं मान सकते। सी ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल नहीं, जांच के दौरान आप किसी को ना सता सकते हैं, ना पीट सकते हैं और ना गोली मार सकते हैं। ये ऑप्शन एकदम गलत है। अगला ऑप्शन है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। जी नहीं, बिल्कुल ये पुलिस का काम नहीं है, यह अदालत का काम है। अदालत ही व्यक्ति को दोषी या निर्दोष मानती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो क्या, पहले वाला। पुलिस को अगर ऐसा लगे कि सबूत आरोपी के खिलाफ हैं तो वह अदालत में FIR दर्ज दाखिल करा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कि फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे अच्छा आंसर होता है वो क्या, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना FIR अर्थात प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। इसका मैंने डायरेक्ट आंसर आपको इसलिए बताया कि अभी अभी हम इससे पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि पुलिस सबसे पहले FIR दर्ज करती है, उसके बाद में उसे अदालत में दाखिल करती है। ठीक है, जबकि कोई फौजदारी मामला हो तब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य की विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन, देश का प्रत्येक नागरिक। दूसरा, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाही। तीसरा ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो भाई ये जो विधायिका है, ये विधायिका क्या होती है, जहां जनता द्वारा विधायकों को चुनकर पहुंचाया जाता है उसे कहते हैं विधायिका। विधायिका को, जो विधायक होता है उसे MLA कहते हैं और विधायिका को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक सीखने वाली बात और भी है जो महत्वपूर्ण है। क्या, लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है प्रेस। प्रेस को भी यहाँ पर एक लोकतंत्र का अंग या स्तंभ माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बेंगलुरु अर्थात बंगलौर सबसे ज़्यादा उचित ऑप्शन यानी कि सही आंसर है। बेंगलुरु दक्कन के पठार में अवस्थित है। ये एक और क्वेश्चन मिलेगा हमें आगे। इसका नाम सिलिकन पठार भी है। जो दक्कन का पठार है उसका दूसरा नाम सिलिकन पठार भी है। यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे साल मृदु जलवायु रहती है।
अगला क्वेश्चन है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। दूसरा, यह इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। जरूरी नहीं है पूरा परिवार लगे, 2 लोग भी लग सकते हैं, 1 भी लग सकता है, मजदूरों से काम भी करा सकते हैं। ठीक है। अगला है यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। आगे, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है पहला वाला, क्या जो पहला ऑप्शन है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है, यानी बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर की जाती है। इसके कुछ मुख्य क्षेत्र भी होते हैं, कहाँ? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, इनमें भी यह कृषि काफ़ी की जाती है। यह एक व्यापारिक कृषि होती है। इसके अंतर्गत कुछ फसलें आती हैं, कौन कौन सी? जैसे चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना आदि, ये भी इसमें आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया रोपण कृषि में क्या क्या आता है, तो आप बता सकते हैं चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, केला, गन्ना, ये सभी इसी में आते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्या कि पृथ्वी की सतह से शुरू करके वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उन सभी में आपको सीक्वेंस लगाना है। क्या कि वायुमंडल की जो सतह होती हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्यमंडल, फिर आता है वाह्य वायुमंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है। अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का प्रश्न, क्या कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं? ए, बी, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र में घेरता है। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन से नहीं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता होगा क्या कि कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए, तो आपने ये जितनी जानकारी पढ़ी थी ये क्या है? सभी के सभी सही है। क्या ए सही है कि कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे कहीं 9, कहीं 7, कहीं 5, हमारे भारत में 1। ठीक है। चलिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। क्या कि रूस में जो टाइम जोन है वो है सबसे ज़्यादा, अर्थात सबसे ज़्यादा मानक समय कहाँ पर है? रूस में। कितने हैं? 11। उसके बाद आता है अमेरिका, अमेरिका में टाइम जोन है 9। फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोन है 8। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्या कि 15 देशांतर तक को घेरता है, ये वाली बात भी सही है। अगला क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर हम गलतियां कर बैठते हैं, हमारी समझ में नहीं आ पाता कि हम ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करें। तो आइए एक बार देखते हैं। क्या अभिकथन ए, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, चयन देखना है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की।
ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। तो हमें पता करना है क्या इसमें ऑप्शन है बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, क्यों करता है कि आप एक बार जान लो, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, ये जो देशांतर है, जो देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इसलिए भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे बात करते हैं क्या कि ग्रीनविच टाइम वह टाइम होता है जो ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है। कहाँ का मानक समय है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यह इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित है, जहाँ से ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम ग्रीनविच टाइमलाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ है जिसे हम प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर भी कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, क्या प्राइम मेरिडियन यानी कि पीएम या शून्य देशांतर भी कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का डिस्कशन काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।